एईसी पेपर हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका संक्षेपण भी, यानी संक्षेपण क्या है, संक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसकी परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, विधि एवं प्रकारों का भी वर्णन करना है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। संक्षेपण का मतलब होता है शॉर्ट तरीके से सभी चीज को समराइज करना। जैसे जो भी चीज लंबा होता है, अगर मान के चलिए आप लोग उपन्यास जानते हो ना, किसको कहते हैं, तो उस उपन्यास के कहानी के तौर पर अगर हम उसको समराइज करके शॉर्ट तरीके से अगर उसे हम प्रस्तुत करेंगे तो उसी को संक्षेपण विधि कहा जाता है या फिर संक्षेपण कहा जाता है। तो आइए हम लोग कैसे एग्जाम में लिखेंगे इसका उत्तर समझते हैं। सबसे पहले आपको संक्षेपण का अर्थ या फिर संक्षेपण से क्या अभिप्राय है ये वर्ड डालकर आपको ऑनलाइन करना होगा। हर एक वीडियो में मैंने बताया है एक पर्सनल वीडियो लाऊंगा एईसी पेपर का एग्जाम होने से पहले कि एईसी पेपर हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किस तरीके से आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे। आपको टेंशन नहीं लेना है कि वहां पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वीडियो देख लिया आपने, क्या करना है और डायरेक्ट आप एग्जाम लिखोगे। ठीक है, तो चलिए उत्तर को देख लेते हैं। संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग या फिर प्रेसी राइटिंग या फिर इसे प्रेसी भी कहते हैं। किसी भी लिखित या फिर कथित विषय वस्तु को उसमें निहित तत्वों यानी उसमें जो भी मौजूद तथ्य है उसके पूर्व के अर्थबोध के साथ कम से कम शब्दों में पुनर्निवेदित करने की प्रक्रिया को संक्षेपण या फिर सार लेखन कहते हैं। अगर ये वर्ड टफ लग रहा है ना तो आप ये भी लिख सकते हो कि किसी भी लिखित कथित विषय वस्तु को उसमें जो भी तथ्य होते हैं उसको शॉर्ट तरीके से समराइज किया जाता है, इसी को ही संक्षेपण कहा जाता है या फिर सार लेखन कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, और मैं परिभाषा जितना हर एक वीडियो में मैंने दिया है एईसी पेपर के सभी क्वेश्चन आंसर में सारा परिभाषा सिंपल और शॉर्ट दिया है ताकि परिभाषा याद हो जाए आपको और परिभाषा छोड़े नहीं, क्वेश्चन पेपर में लिखकर जरूर आए। तो देखिए यहाँ पर जेबीसी बोनाट के अनुसार क्या कथन है, परिभाषा मतलब क्या दिया गया है संक्षेपण के द्वारा कि संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित संक्षिप्त विवरण है। यहाँ पर था इतिवृत्त, लेकिन इसको याद मत कीजिएगा, इतिवृत्त को आप विवरण लिख सकते हो। यानी कोई भी लिखित सामग्री है, ठीक है, और अगर हम उसमें तथ्यों को सुनियोजित करके अच्छे से उसको समराइज करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, उसी का ही विवरण क्या है आपका संक्षेपण है। ये किनके द्वारा कथन है, जेबीसी बोनाट के अनुसार। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर अगर विद्वान का नाम याद नहीं रहेगा तो परिभाषा हमें याद रहेगा, तो फिर कैसे लिखेंगे परिभाषा। तो उस सिचुएशन में देखिए, उस सिचुएशन में जब याद नहीं रहेगा तब, अगर याद रहे तो आपको डालना ही है, लेकिन अगर याद नहीं रहेगा तब यहां पर लिखिएगा महान विद्वानों के अनुसार संक्षेपण का परिभाषा इस प्रकार से है, इस तरीके से दे सकते हो। वो इमरजेंसी है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना होगा। आगे आपका संक्षेपण के विषय में दी गई परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी विस्तृत विवरण या व्याख्या या फिर वक्तव्य पत्र व्यवहार लेखन के मूल तत्वों और निर्देशों को इस प्रकार से संयोजन करना है कि उसमें अप्रासंगिक, अनावश्यक, अनुपयोगी तथ्यों को त्याग कर उसे संक्षिप्त ढंग से प्रस्तुत करना ही संक्षेपण या फिर संक्षिप्तीकरण कहलाता है। संक्षेपण के विषय में क्या यहाँ पर बताया गया कि परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि जो भी विस्तृत विवरण है, यानी विस्तृत का मतलब क्या होता है, विस्तार से लिखा हुआ विवरण या फिर व्याख्या किया गया है या फिर कोई वक्तव्य पत्र है, ठीक है, या फिर कोई व्यवहार लेखन है या लेख है, उन सभी के जितने भी मूल तथ्य है, ठीक है, तथ्य कहने का मतलब है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी उन सभी चीजों में लिखी हुई उन तथ्यों को शॉर्ट तरीके से, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें होगी, अनावश्यक चीजें होगी जिसकी जरूरत नहीं होगी, उसको हटाकर, उसको त्याग करके उसको शॉर्ट में संक्षिप्त ढंग से प्रस्तुत करना ही संक्षेपण या फिर संक्षिप्तीकरण कहलाता है। आगे हम लोग बढ़े तो संक्षिप्तीकरण की देखिए प्रमुख विशेषताएं। अच्छा, विशेषताएं अगर पूछे या गुण पूछे, ठीक है, या फिर महत्व पूछे, यही आपको पॉइंट लिख कर आना है, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए इसकी क्या क्या क्वालिटी है संक्षेपण का। तो देखिए संक्षिप्तीकरण या फिर संक्षेपण का पहला गुण विस्तार से बचना है। विस्तार का मतलब लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए संक्षेपण का मतलब ही होता है शॉर्ट। संक्षेप में लिखने का मतलब क्या होता है, आपको शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, विस्तार नहीं करना, उससे बचना है। अनावश्यक और अप्रासंगिक अंशों के लिए इसमें बिल्कुल स्थान नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ों को वहाँ पर नहीं लिखना है। अनावश्यक तथ्यों को काट छाट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कथन का मूल भाव नष्ट ना हो। जिस बारे में आप लिख रहे हो आप उसको शॉर्ट करना चाहते हो, अब शॉर्ट करते 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 इतना शॉर्ट कर दिया कि मेन इंपॉर्टेंट बात ही नहीं आपने लिखा उसके बारे में, ठीक है। आगे उदाहरण है लास्ट में, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे शॉर्ट में उसको लिखा जाता है, ठीक है, संक्षेपण को संक्षेपण किया जाता है। आगे देखिए उसमें विचारों का पूरा अंश आवश्यक है, जो भी उसमें विचार है उसका अंश जरूरी है लिखना संक्षेपण में। तीसरा पॉइंट आपका विचारों का प्रवाह बना रहना चाहिए, उसकी क्रमबद्धता कहीं खंडित नहीं होनी चाहिए। जिस क्रम में लिख रहे हो, यानी देखिए पहले लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसके बारे में, जिसके बारे में आप शॉर्ट तरीके से लिखना चाहते हो, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात,
इस तरीके से आपको क्रम के अनुसार लिखना होगा, संक्षेप में लिखना होगा, शॉर्ट तरीके से। ऐसी गलती नहीं करना है कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हटा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वही चीज़ तीसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन है। फोर्थ नंबर, संक्षेपण में स्पष्टता होनी आवश्यक है। जो आपका संक्षेपण है उसमें स्पष्ट तौर से सभी कुछ झलकना चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं दिखना चाहिए। विचारों का क्रम बनाते समय इसका ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि विचारों में कहीं उलझन पैदा ना हो जाए। 5 नंबर देखिए, संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे तथा व्याकरण के साथ होनी चाहिए। आगे आपका संक्षेपण लिखने की विधि क्या है, संक्षेपण करने की विधि क्या है, उसकी क्रिया विधि क्या है, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये अंडरलाइन नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसको कार्य करने का विधि क्या है। सर्वप्रथम जिसका संक्षेपण करना है उसे शुरू से आखिर तक पढ़े। जो भी चीज़ को आप संक्षेपण करना चाहते हो, समराइज करना चाहते हो, शुरू से लेकर लास्ट तक पहले पढ़ लेना है। अब ये मत कीजिएगा कि 4 लाइन पढ़े, अब उसमें 4 लाइन में हम संक्षेप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, पूरा पढ़ना होगा। तथा केंद्रीय विचार या फिर केंद्रीय विषय को शीर्षक रूप में अभिव्यक्त करे। शीर्षक किसको देना है, जो डीपली उस विषय के बारे में दी गई है। केंद्रीय विषय का मतलब क्या होता है, किसी कहानी में खास किस्म का कुछ विषय डीपली डाला जाता है, डीपली मतलब केंद्रीय विषय, उसी को आपको शीर्षक के रूप में बनाना है। मूल के सार, तर्क और तथ्यों को रेखांकित करे तथा संक्षेपण से पूर्व यह भी निश्चय कर ले कि संक्षेपण का कौन सा प्रकार अपनाना है। आगे देखिए दूसरे पॉइंट पर, संक्षेपण में भाषा अलंकृत के स्थान पर सहज, सरल, स्पष्ट तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी यहाँ पर आपको ये लिखना है कि संक्षेपण में जो भाषा है वो अलंकारित नहीं होना चाहिए, मुहावरेदार नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कि मुहावरे, सूक्तियों आदि का प्रयोग वर्जित है, यानी ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, स्पष्ट आपको लिखना है संक्षेपण। साहित्यक अंतवर्ण आदि के संक्षेपण में मुहावरे, सूक्तियाँ तथा सामसिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं जो समझ में आए लोगों को, आसान भाषा में वो शब्द हो, वो मुहावरा हो, टफ नहीं। तीसरे पॉइंट पर देखिए, संक्षेपण में व्यास शैली के स्थान पर समाज शैली का प्रयोग कर सकते हैं। व्यास शैली का मतलब होता है कि किसी भी भाव को विस्तार करके लिखना, तो हम लोग संक्षेपण में विस्तार तो नहीं करेंगे, तो ये शैली नहीं लिखना है। इसके स्थान पर समास शैली, यानी कुछ शब्द में बहुत ज़्यादा बातों को स्पष्ट कर देना, छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं उन्हीं छोटे वर्ड में ही बहुत ज़्यादा बोल देना, ऐसी शैली का ही हमको प्रयोग करना है। 4th नंबर, संक्षेपण करने के बाद उसे शुरू से अंत तक पढ़े। यानी आपने संक्षेपण कर लिया, शुरू में तो आपको पढ़ना ही है, जिसका संक्षेपण कर रहे हो वो पहले नंबर पर लिखना है, लेकिन जब संक्षेपण कर लिया आपने तो शुरू से फिर अंत तक आपको पढ़ना है कि आपने क्या संक्षेपण किया। पढ़ने के उपरांत यदि ऐसा लगे कि मूल के कुछ तत्व छूट गए हैं या कुछ अनावश्यक चीज़ें जुड़ गई है, तो मूल से जो तथ्य छूट गए हैं उन्हें जोड़े और जो अनावश्यक लगे उसे हटा दे या फिर काट दे। तो ये है आपका संक्षेपण का कार्यविधि, कैसे आपको करना है। अब हम लोग समझते हैं संक्षेपण के प्रकार। तो देखिए पहला प्रकार क्या आपका, स्वतंत्र संक्षेपण। याद रखिएगा, अगर आपको प्रकार में समझने में दिक्कत होगी तो ये वर्ड को समझिएगा और इसी को डिफाइन कर दीजिएगा 3-4 लाइन में अपनी लैंग्वेज में, टेंशन नहीं लेना। मैंने हर एक वीडियो में बताया, पॉइंट याद करना मस्ट है, बिना पॉइंट याद किए एग्जाम में बैठिएगा भी नहीं, क्योंकि अब जमाना चल गया गधों के जैसा पन्ना भरने वाला। पन्ना खूबसूरती दिखना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखा हुआ, तभी पास करोगे, तभी मार्क्स मिलेगा। गधों के जैसा आप सोचोगे जाके सीधा लिखते हैं ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन, कोई फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। 2022 से 26 वाले आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो फेल कर चुके थे। तो आपकी हालात ऐसी नहीं होनी चाहिए 2024 से 28 वालों के साथ एग्जाम दे। तो चलिए यहाँ पर स्वतंत्र संक्षेपण क्या है। यह संक्षेपण का एक सामान्य प्रकार है, यानी एक साधारण प्रकार है जिसमें किसी लेखांश का संक्षेपण कराया जाता है। स्कूलों कॉलेजों की पाठ्य पुस्तकों में इसे ही संक्षेपण या सार लेखन के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। इसे स्वतंत्र संक्षेपण कहा जाता है। स्वतंत्र संक्षेपण मूल का लगभग 1/3 होना चाहिए। इसका उपयोग कार्यालय तथा कार्यालय से बाहर विद्यालय आदि में भी इसका प्रयोग संभव है। स्वतंत्र संक्षेपण कहाँ पर यूज होता है? तो ये आपका विद्यालय में या फिर किसी भी कार्यालय दफ्तर में यूज होता है। और इसमें कितना शॉर्ट किया जाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी भाग का, कहानी या फिर जो भी चीज़ है। तो एक अगर कहानी है, ठीक है, एक भाग, तो इसको अगर हम 3 टुकड़ा करेंगे, 1 2 ये 3 टुकड़ा हो गया, तो इतना छोटा करना है ये इतना बड़ा एरिया का। यहाँ पर लिखा हुआ लगभग 1/3, तो 1/3 यही वाला भाग है, तो इतना शॉर्ट किया जाता है, संक्षेप किया जाता है। दूसरा देखिए प्रवाहमान संक्षेपण। तो जब कार्यालय में निस्तारण के लिए ऐसे विषय आता है जिसमें पहले से पत्राचार हो रहा हो, पहले कुछ निर्णय हो, आदेश आदि दिए जा चुके हो, तब उन पूर्वगामी पत्रों, नियंत्रों आदि का प्रवाहमान संक्षेपण करके टिप्पणी के साथ रख दिया जाता है। वह प्रवाहमान संक्षेपण फाइल के साथ अलग कवर में भी रखा जाता है। प्रवाहमान संक्षेपण मतलब क्या होता है? कार्यालय या फिर दफ्तर में पहले से जो भी पत्राचार होते हैं, पत्राचार कहने का मतलब एक ऐसा सरकारी पत्र, लेटर जो किसी मुद्दे पर 2 व्यक्तियों के बीच में लिखा गया पत्र हो,
तो उसका निस्तारण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर वह जो पत्र है उसके अकॉर्डिंग निर्णय पहले से ही ले चुके हैं तो उसको क्या करते हैं, प्रवाहमान के द्वारा संक्षेपण विधि से संक्षेप करते हैं और उस फाइल में टिप्पणी करके, ताकि याद रहे कि ये फाइल में क्या चीज़ें हैं, टिप्पणी करके उसको रख दिया जाता है। तो वही कहलाता है प्रवाहमान संक्षेपण। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर तालिका संक्षेपण। ये वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इतना लिखिएगा कि ऐसी पद्धति है संक्षेपण में जिसमें क्या होता है, तालिका के द्वारा संक्षेपण किया जाता है, जिसमें क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रेषित, प्रापक, विषय वस्तु, ये सारा कुछ मेंशन होता है। उसी को ही तालिका संक्षेपण कहते हैं। ये भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर जो भी मेंशन है उसको भी लिख सकते हो कि बहुत दिनों से चल रहे या चले आ रहे लंबे पत्राचार के संक्षेपण में एक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है। इस पद्धति में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं, यानी इस तरीके से कॉलम होता है या इस तरीके से होता है, और इसमें क्या क्या लिखा जाता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है तालिका संक्षेपण। आगे हम लोग बढ़ते हैं 4th नंबर, स्वतः पूर्ण संक्षेपण। स्वतः और पूर्ण संक्षेपण यानी पूरा संक्षेपण होना चाहिए। तो ये कहाँ पर होता है, मंत्रिमंडल की परिषद के सामने चर्चा या निर्णय के लिए विभागों से जो विषय प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें प्रत्येक के साथ स्वतः पूर्ण सारांश या फिर स्वतः पूर्ण संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल परिषद के सामने किसी भी टॉपिक पर अगर चर्चा करना है तो उसके लिए कौन सा समरी या फिर उस विषय का शॉर्ट किया जाता है, स्वतः पूर्ण संक्षेपण, या फिर बोल सकते हो कि स्वतः पूर्ण समराइज। इस प्रकार के संक्षेपण के विषय में संबंधित जो भी बातें रहती है, तर्क, तथ्य होते हैं, घटनाएं या फिर पत्राचार आदि सब का उल्लेख रहता है। विषय संबंधी तथ्य और विभागीय प्रस्तावना दोनों रहते हैं। यदि किसी विषय पर अलग अलग विभागों आदि की अलग अलग राय हो तो उनका भी संक्षिप्त विवरण रहता है। यानी अलग विभाग का अलग राय अगर कुछ रहता है, वो विभाग बोलता है कि मेरी राय अलग है, तो उसको भी शॉर्ट में समराइज करके रखा जाता है इस विधि में। आगे हम लोग देखते हैं संक्षेपण के आदर्श उदाहरण। लास्ट में कोशिश कीजिएगा कि आप उदाहरण भी दे दीजिएगा। संक्षेपण के आदर्श उदाहरण या फिर उदाहरण बोल सकते हो, जैसे यहाँ पर अकबर से रिलेटेड कुछ लिखी गई बातें हैं। अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते जो 108 शब्दों में है। पहले पढ़ लेते, अकबर विद्वान तो ना था पर रसिक आवश्यक था। हिंदी के कवियों का यह बड़ा आदर करता था। वह स्वयं काव्य रचना भी करता था। वह विद्या प्रेमी था और उसने अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह कर बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया था। वह अच्छी अच्छी पुस्तकों का अनुवाद भी करता था। उसके ऐश्वर्यपूर्ण राज्यकाल में अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी का पठन जोरों से चलता था। हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदी साहित्य से प्रेम करते थे। उस समय की हिंदू मुसलमानों की एकता प्रशंसनीय थी, कारण दोनों को साहित्य का पारस्परिक ज्ञान और सहानुभूति थी। साथ ही सत कवियों का आदर भी होता था। जब बादशाह इन लोगों को मानता था तब उसे दरबार के अमीर उमराव भी अपनी शक्ति के अनुसार मान में भी कमी नहीं करते थे। टोटल 108 शब्द है। अब इसको समराइज करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल 36 वर्ड है। तो देखिए कैसे समराइज किया गया है। अकबर पढ़ा लिखा ना होकर भी बड़ा विद्या प्रेमी था। उसने एक पुस्तकालय स्थापित किया, उसमें अच्छी पुस्तकें रखी और चुनी पुस्तकों का संस्कृत में, अरबी, फारसी और उर्दू में अनुवाद कराया। अपने दरबार में उसने हिंदू मुसलमान साहित्यकारों को बड़ा मान सम्मान दिया। यानी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसको हटाकर सारे इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर समराइज करके, संक्षेपण करके इस तरीके से प्रस्तुत किया है। ये है संक्षेपण करने की विधि जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में।